हेलो जी, वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हमारी फाइनल डिस्कशन होएगी हमारे जो लेजेंड हैं सिकंदर बख्त साहब उनके साथ, और वर्ल्ड कप क्रिकेट जो चल रहा था 2023 उसके ऊपर टीम्स ने कैसा खेला, एंड स्पेसिफिकली आज जो हमारा फोकस रहेगा वो फाइनल के ऊपर रहेगा। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द ग्रेट मैन। जी सिकंदर साहब, हेलो, हाउ आर यू सर? Fine, Zee. Thank you very much. I hope everybody is fine in Canada. सर्दियां शुरू हो गई हैं? बहुत ज्यादा सर, सर्दी शुरू हो गई है। आज टेम्परेचर जो है -3 है यहाँ पे। तो बस अब ये ऊपर ऊपर जाएगा, अब ये -30 तक जाएगा, 3 पे नहीं रुकेगा। My God, I don't know. आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? मैं तो तसव्वुर करता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। जी सर, बस वो गस्टापो बन के हम फिर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, आज दो चीजों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जाहिर है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, और आज मेरी टीम के लिए भी बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि मेरी पहली प्रिडिक्शन गलत आई है। तो ये कंबल वंबल जमा करके बैठे हुए हैं मेरी कंबल कोट के लिए। तो 2 बिग थिंग्स हियर हमारे न्यूज रूम में। अच्छा, दैट्स जो है वो ऑन द लाइटर साइड। अच्छा सर, बताइए जरा कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन इंडियन क्रिकेट में। जो टीम थी वो कैसे खेल रही थी? कुछ केएल राहुल जरा ढीले लग रहे थे, अपनी फुल पोटेंशियल पे खेल नहीं रहे थे। एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? सब कुछ ठीक, उन्होंने ग्राउंड को रीड किया बेटर, पिच को रीड किया बेटर। हालांकि ये इंडिया की क्राउड थी और इंडिया की पिच थी और इंडिया तो यहाँ पे खेला हुआ है। तो क्या हुआ, क्या गलत हुआ, और इंडिया ने क्यों ऐसे 10 टीमें जीतने के बाद फिर कोलैप्स किया? देखिए, सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करता हूँ। ऑस्ट्रेलियंस आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, और बड़ी उन्होंने स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त बनाई कि उन्होंने जब आके पिच देखी, पिच पे उन्होंने कमेंट भी पास किए। कमिंग्स के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि पिच जो है सेंटर से हार्ड है, और दोनों एंड पे जहाँ पे गेंद लैंड करता है स्पिनर्स का वो थोड़ा सा रफ सा है, जिसे हम खुदरा उर्दू में कहते हैं, खुदरा टाइप का है और रफ है। तो हम अपनी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में उसको रफ कहते हैं या खुदरा। खुदरा का कम इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो लिखा हुआ उर्दू में आया हुआ था तो इसलिए हम उसको कहते हैं रफ है। थोड़ा सा रफ से मतलब है कि गेंद पड़ के स्पिन होगा, ग्रिप करेगा। तो वो उन्होंने देख लिया था। उन्होंने उस पर ग्राउंडमैन की थोड़ी क्लास भी ली कि भाई तुमने पूरी तरह एक ही जैसा रोल क्यों नहीं किया। उन्होंने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई कि ये रफ है, ये इस तरह होगा, रात को हो सकता है ओस पड़े तो क्या करना चाहिए। उनकी समझ में नहीं आया, तो बेस्ट उनके पास जो लॉजिक थी वो ये थी कि बैट करें सेकंड टाइम, उनको आउट करें फिर बैट करें सेकंड टाइम, ताकि हमें पिच की कंडीशंस और सिचुएशन पता लग गया। तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली प्ले किया। शुरू के अंदर उन्होंने आउट करके फिर उन्होंने आराम से जो है ना रन चेस कर लिए। ये तो ऑस्ट्रेलिया की साइड होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियंस। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा खासा। पूरा इंडिया ये समझ रहा था कब तो हम जीत गए, हमारे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और उन्हें कोई भी 10 मैचों में एक मैच बुरा नहीं हुआ। कोई एक मैच बुरा हो जाता जिससे उनको अपनी वीकनेसेस का पता लगता तो कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज सो स्मूथली चली गई कि वो आराम से वो समझ रहे थे कि हम तो जस्ट वॉक ओवर कर लेंगे। मगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा इंडियंस के ऊपर, उनके बैट्समैनों पे। राहुल की आप बात करें, दूसरे लड़कों की, तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए, क्रैक कर गए। राहुल को एक्चुअली सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप वो स्लो खेला, इतनी बॉल खेला, इतने रन नहीं बनाए, फलाना ढिमकाना। मगर आप ये तो देखिए कि प्रेशर आ चुका था। उसके सामने उनका कप्तान आउट हो गया था, उसके बाद कोहली आउट हो गया था, तो उसको स्टडी खेलना था। मगर उसको आखिरी तक लेकर जाना चाहिए था, वो नहीं कर सका वो, तो जिसके वजह से उनके ऊपर प्रेशर आया। और जो एक और सबसे बड़ी वजह थी, मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा की इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग। आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये कहना पड़ेगा, वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेगा। देखिए 80 for 1 थे, 80 for 2 हुए जब रोहित शर्मा आउट हुए। रोहित शर्मा ने 10 ओवर में 80 रन कर चुका था, राइट। ये 9 ओवर के अंदर 78 ऐसे कुछ थे उनके, और 10 ओवर जब खत्म हुए तो 80 for 2। तो उस वक्त रोहित शर्मा को पता चल गया था कि उसने अटैक करके इंडियन टीम को जो ऑस्ट्रेलियन टीम को अंडर प्रेशर लिया है। तो उसको एक खिलाड़ी आउट था उसका, गिल, और वो उस वक्त खड़ा, मगर उसने एक गलत शॉट खेला, बहुत ही ब्रिलियंट कैच पकड़ा हेड ने, और उसके बाद वो 2 हुए, उसके बाद 3 हुए, और वो टोटल प्रेशर इंडिया के ऊपर आ गया। तो मैं बेसिकली रोहित शर्मा की थोड़ा सा जो अटैकिंग क्रिकेट उसने खेली ना उन 3-4 ओवर में, उस पर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि वो उन्होंने सही नहीं किया, जिसके वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर आ गया।
अच्छा सर, कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि इंडिया की टीम कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर सकी, कोहली जो है वो ज्यादा खड़ा नहीं रह सका, रोहित शर्मा डेफिनेटली जैसे कि आपने अब जिक्र कर ही दिया है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ब्रिलियंट ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग थी कि उन्होंने 25 to 30 रन्स बचाए। सो इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ 30 रन्स एटलीस्ट। तो जरा फील्डिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए और जो पार्टनरशिप्स नहीं गई इनकी अच्छी, उनके ऊपर बात कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने कल के प्रोग्राम में ऐसी मजाकन कहा था, पता नहीं आप लोगों के पास ये एक यहाँ पे बड़ा इशू, वो एक जुमला है वो बहुत चल रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस बैटिंग एंड फील्डिंग वाज इट्स ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड सिंपली लाइक अ वाओ। वो जो एक चल रहा है ना इंडिया के अंदर, एक जुमला चल रहा है किसी खातून का, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने भी इस्तेमाल कर लिया। तो शुरू के अंदर जब उन्होंने जो फील्डिंग की है ना, ग्राउंड फील्डिंग, तो हमें ये अंदाजा हो गया था कि मतलब कि ये बिल्कुल डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। कमिंग्स ने पहले कहा था कि आई विल मेक दैट क्राउड क्वाइट, साइलेंट कर दूंगा उनको, तो वो उन्होंने इतनी जबरदस्त फील्डिंग की है शुरू का, अमेजिंग। और जो हेड का कैच था उसी ने सारा टर्न ओवर कर दिया। अगर वो कैच नहीं पकड़ता तो आप यकीन करें कि रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहा था, रोहित शर्मा वो बहुत कुछ कर सकता था। तो अमेजिंग फील्डिंग। और ऑस्ट्रेलियंस का जो क्राइटेरिया है वो दे टेक प्राइड कि हम अच्छे फील्डर हैं। और उसकी एक और बेसिक वजह ये है कि वो वहाँ पर अपनी फुटबॉल खेलते हैं, अपनी दूसरी गेम्स खेलते हैं, जिसके वजह से उनको जो है ये एडवांटेज होता है कि ये फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। ओके सर, ये एक तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बड़ी होती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आई एम श्योर कि आप सारा मैच देख रहे होंगे उस वक्त, ये एक जो चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, हम वैसे तो ज्यादा उसको भाव नहीं देते सोशल मीडिया को, लेकिन फिर भी चीजें चूंकि सामने आ रही हैं एंड यू आर एन एक्सपर्ट, तो मैं पूछना आपसे चाह रही हूं। एक तो ये था कि उन्होंने कहा जी कि स्टीवन स्मिथ को जिस वक्त आउट किया बुमराह ने, तो उसने बुमराह की तरफ देख के शायद विंक किया हल्का सा, और फिर उसके बाद जो खेल रहे थे वार्नर और मार्श, वो वाइड डिलीवरीज को हिट कर रहे थे जिसका कि कुछ लेना देना नहीं था, उसको करने की जरूरत नहीं थी। तो आपने कुछ ऐसा फील किया या नहीं किया? देखो, जो मार्श था ना उसने विंक किया था, और स्मिथ ने रिव्यू नहीं लिया। लोगों का ख्याल है एलबीडब्ल्यू रिव्यू लेना, एलबीडब्ल्यू रिव्यू नहीं किया। जी जी हाँ, तो स्मिथ को लेग बिफोर हुआ था तो उसने रिव्यू नहीं लिया, तो उस पे लोगों को था कि भाई क्यों नहीं लिया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप है और हिट कर रही है उसे, और वो रिव्यू उसको लेना चाहिए था। और मार्श का ये आ रहा था कि उसने जो है उसको विंक किया। आई डोंट नो कि वाकई ही किया या नहीं किया, आई कैन नॉट से। इतना क्लोजली वो देख रहे थे सारे, और उन्होंने निकाल के जो है ना डाला। मगर शुरू में ऑस्ट्रेलियंस अच्छा नहीं खेल रहे थे। मैं स्टूडियो में था उस वक्त, तो बार बार कह रहा था ये क्यों शॉटें मार रहे हैं उल्टी सीधी। देखिए वार्नर ने क्या शॉट मारा है जिसमें वो आउट हुआ है। तो शुरू के अंदर ऑस्ट्रेलियंस अच्छा नहीं खेले, मगर उसके बाद वो बहुत ही सीधी सिंपल सी बैटिंग करनी थी और वो करके निकल गए। मगर सोशल मीडिया क्या कह रहा था, वो यही कह रहे थे सर, वो यही कह रहे थे, जी वो यही कह रहे थे शायद कि शायद इनको बताया गया है कि तुमको आज सही से खेलना नहीं है, समथिंग लाइक दिस। आई मीन यू नो कॉन्स्पिरेसी थियरी कि शायद आपको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको आज जीतना नहीं है शायद इंडिया के खिलाफ। बट आई मीन यू नो द बेस्ट टीम वन, जो भी सही उस दिन खेला दैट पर्टिकुलर डे, हम तो उसी के ऊपर बात करते हैं। बट आई जस्ट थॉट दैट यू नो आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दीज सम कंट्रोवर्सीज ऑल्सो विद यू, जस्ट बिकॉज यू नो यू आर देयर। अच्छा सर, एक और बात जो बहुत ज्यादा सामने आई वो थी पैट कमिंग्स की स्ट्रैटेजी। इंडिया ने तो वैसे पहले ही कहा था कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग ही करेंगे, तो फिर उन्होंने तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। क्योंकि मैं ये आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रही हूं कि बहुत दफा लोग कहते हैं कि अगर आपने टॉस जीत लिया तो आपकी मर्जी का आपको चीज मिल गई तो आप आधा मैच तो उसी वक्त जीत जाते हैं। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश पूरी की रोहित शर्मा की, फिर भी इंडिया हार गया। तो ये क्या चीज है, ये इसमें कितनी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व है पैट कमिंग्स की? अच्छा देखिए, टॉस जरूरी नहीं होता कि आप आधा मैच जीत जाएं। कई मैचेस में ऐसे खेलोगे जिसमें कप्तान कहते हैं यार पिच की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अल्लाह करे मैं टॉस हार जाऊं,
ताकि मुझे ना कोई फैसला करना पड़े। ये मेरे सामने बड़े बड़े कप्तानों ने किया है। मैं इमरान खान के साथ मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, जावेद मियांदाद मेरे कप्तान रह चुके हैं। और मैंने उनके मतलब जब वो टीम मीटिंग से पहले वो कहते हैं हमने आज पिच देखी, समझ में नहीं आ रही ये किस तरह बिहेव करेगी, तेज चलेगी, स्लो चलेगी, स्पिन चलेगी, सरफेस रफ है, व्हाटएवर। वो कहते हैं कि यार अल्लाह करे मैं टॉस हार जाऊं ताकि मुझे ना फैसला करना पड़े। और कई दफा जब आप टॉस जीत जाते हैं तो अगर पिच समझ में नहीं आ रही हो तो आप कहते हैं कि चलो हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं ताकि हमें पिच का पता चले। मगर कल जो आप बात कर रही हैं, पिच जो थी वो रफ। देखें यहाँ आईसीसी की एक कोताही है। जब एक वर्ल्ड कप हो रहा है, सारी दुनिया की टीमें खेल रही हैं, तो पिचेस का स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया को जो है वो स्पिनिंग ट्रैक्स मिल रहे हैं, दूसरों को बैटिंग ट्रैक्स मिल रहे हैं। T20 और वनडे की ये कहा जाता है कि इसमें बैटिंग ट्रैक्स हों, जितने भी बैटिंग ट्रैक्स हों उतना अच्छा होगा। कल की जो पिच थी थोड़ी रफ थी, उसमें शॉट्स नहीं लग रहे थे। जब हम रफ कहते हैं तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में गेंद उसमें रुक कर आता है, ठहरता है, ऊपर नीचे होता है, तो उस पर आपकी शॉट्स नहीं लगते। जो बल्ले का जो रिदम होता है वो जो आता है और हिट करता है वो नहीं लगता। तो ऐसी पिचेस होनी नहीं चाहिए। तो भारत ने खुद बनाई, उनके क्रिएटर्स ने बनाई, हालांकि वो आईसीसी के भी एक्सपर्ट्स थे, कमिंग्स ने जाके उसकी क्लास भी ली, तो वो खुद ही अपने जाल में एक तरीके से कह सकते हैं कि वो फंस गए। हो सकता है कि इंडिया भी टॉस जीतता तो बैटिंग नहीं करता, उनको कराता। ये उमन कप्तान कहते हैं कि यार मैं भी करता, मतलब ताकि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल नजर आए कि नहीं मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। वो ये एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि आप ना दिखाएं कि जी अरे क्या हो गया, मैं तो टॉस हमने तो फील्डिंग करनी थी, ये क्या हो गया। तो वो नहीं बताता कप्तान, उसको छुपा के रखता है। तो हो सकता है कि कल जो उसने बोला हाँ हम भी बैटिंग करना चाह रहे हैं, वो अपने उस बात को छुपाना चाह रहा हो कि जिसमें वो खुद पहले बॉलिंग करना चाहता हूं। अच्छा सर, सेकंड इनिंग्स में लोगों ने कहा जी वही जो मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि पैट कमिंग्स ने शायद पिच को ज्यादा बेटर पड़ा, तो उसको लगा कि सेकंड इनिंग्स में जो ड्यू आ जाएगी वो हमारी टीम को हेल्प करेगी जीतने के अंदर। आपको क्या लगता है कि ये जो ड्यू का फैक्टर था वाकई इसने, मतलब जीते तो हैं वो, लेकिन क्या वाकई उसकी रीडिंग ठीक थी कि वो उसको हेल्प करेगी, जो कि किया भी और वो जीते भी। बट स्टिल आपसे मैं पूछना चाह रही हूं। देखिए व्हाट इज अ ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर यानी कि जब ड्यू गिरती है, या हम उर्दू में जिसको शबनम कहते हैं, जब वो गिरती है तो गीली हो जाती है, ग्राउंड जो है गीला हो जाता है। कई जगह आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ड्यू होती है तो वो एक रोप को घुमाया जाता है ताकि उस पर जो पानी खड़ा हुआ है वो ख़त्म, वो उसको कम कर दिया जाए। जब ड्यू फैक्टर होता है और जब ओस गिर जाती है तो फास्ट बॉलर का जो गेंद होता है वो तो स्किट कर जाता है, यानी कि पड़ता है, और इसलिए कि गीली होती है ड्यू की वजह से तो वो स्किट करता है गेंद। स्पिनर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर स्पिनिंग ट्रैक हैं और आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो जब गेंद गीली होती है, आप देखें उन्होंने रुमाल लगाए हुए होते हैं लड़कों ने, तो वो उससे बार बार गेंद को सुखा रहे होते हैं। तो उनके हाथ में ना गेंद, जब वो गेंद को पकड़ते हैं तो वो उनका जो ग्रिप है वो आता नहीं है। तो जिसके वजह से ड्यू फैक्टर में जो स्पिनिंग साइड होती है, अगर सपोज करें एक टीम है उसकी स्पिनिंग साइड बहुत अच्छी है, तो जो दूसरा कप्तान है वो कहता है उनको ड्यू में बॉलिंग करने दो ताकि उनका बॉल ग्रिप ना हो, जैसे कल इंडिया का नहीं हुआ। तो ये भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि यहाँ पे उन्होंने रात को देख लिया होगा कि ड्यू गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया, अगर हम टॉस जीते तो इंडिया को बॉल करने दें, इंडिया को बॉलिंग करने दें ड्यू में, गीलाहट में, ताकि वो जो गीली गेंद होगी तो वो स्पिन नहीं कर सकेंगे। तो ये भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। तो उमन ये किया जाता है। अच्छा सर, अभी तक तो जैसे हम इंडिया को देख रहे, कहना चाह रहा हूं जी, इससे पहले मैं भूल जाऊं, आपने आईपीएल का जिक्र किया कि आईपीएल को जो है जिसके वजह से जो है वो आउट हुए ताकि उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो ये हकीकत है। इसमें मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं वो प्लीज बुरा ना मनाएं कि आईपीएल को इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल भी करता है। कई जगह पे जैसे कि वो कह देता है कि हम आपको आईपीएल में लेंगे, आप ये काम करें, पाकिस्तान खेलने ना जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज बुरा ना मनाएं, ये हकीकत है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दें, अंपायर्स को वो लालच देते हैं कि हम आईपीएल में आपको रखेंगे, रेफरीज को आप वो देते हैं।
तो ये एक तरीके से उसको इस्तेमाल किया तो जाता है आईपीएल को ना। अब आप आगे बात करें जी। अच्छा सर, पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा ब्लेम आता है कि जी आप लोग हारते इसलिए हैं क्योंकि अभी तक आपने अपना मिडिल ऑर्डर जो है उसको सही से इन प्लेस नहीं किया हुआ है। हिंदुस्तान जैसे खेल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मिडिल ऑर्डर में कोई खराबी है। ऑल ऑफ अ सडन दे रीच द फाइनल्स एंड द मिडिल ऑर्डर collapses. So what exactly was wrong in the strategy? या कि लड़कों के ऊपर वेट आ गया था इस चीज का कि भाई अब हमको जीतना ही है ये भी मैच, तो क्या हुआ मिडिल ऑर्डर को, क्या हुआ? देखिए, कल की जो पिच थी वो 400 रन वाली नहीं थी, 350 रन वाली नहीं थी, वो तकरीबन 280 वाली पिच थी। इसलिए कि मैंने आपको कहा ना कि कमिंस ने पहले दिन ही तस्वीरें खींची पिच की और उसने उसकी क्लास ली और बोला कि तुमने उसको एक जैसी क्यों नहीं रखा, एक जगह से रफ है, एक जगह से स्ट्रेट है। तो वो उसने ये स्टडी कर लिया था। देखें, जब हम, अगर मुझे भी आप पिच के ऊपर भेजेंगे तो सारी जिंदगी एक ही काम किया क्रिकेट, तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये रफ है, ये तेज है, ये हार्ड है, क्या है। वो हाथ लगाने से भी पता चल जाता है। तो उसने जब ये जो रफ पिच थी उस पर इतना आसान नहीं होता बैटिंग करना। जो आपका बल्ले का फ्लो चल रहा होता है, जैसे कि डिकॉक खेल रहा था या आपका रविंद्रा खेल रहा था, दूसरे लड़के और साउथ अफ्रीकन खेल रहे थे, बहुत अच्छे फ्लो में खेल रहे थे। वो इन पिचेस पे आप नहीं खेल सकते, इन पिचेस पे आके फंस जाते हैं। जब इंडियन की जो ऊपर से 3 विकेटें गिरी और जैसी कोहली आउट हुआ, उन पे प्रेशर आ गया, तो वो इस तरह फ्री नहीं खेल सके। और ऑस्ट्रेलियन की फील्डिंग अच्छी थी तो उन्होंने उनको फंसा लिया, तो मिडिल ऑर्डर नहीं चल सका। तो पाकिस्तान का तो मसला ये है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से कुछ लड़कों को लेके चल रहा है। दोस्ती यारी में वो टीमें चल रही थी, जिसके वजह से वो लड़के स्टैब्लिश नहीं हुए। हमारे जो कप्तान थे बाबर आजम और दूसरे जो उनके साथ सेलेक्टर्स थे, उन्होंने टीम को स्टैब्लिश नहीं किया प्रॉपर्ली। वो समझ रहे थे बस ये T20 की तरफ जाएंगे, खेल के आ जाएंगे। मगर इंडियंस कल जो है उस पिच के वजह से फंस गए। और जैसे मैंने कहा, कभी उन पे प्रेशर नहीं पड़ा था, कोई वेकअप कॉल उनको नहीं आई थी। कल आ गई फाइनल के दिन और उसी में वो फंस गए। जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो फिर एंड पे जो सेरेमनी हुई उस पे भी अगेन सोशल मीडिया बहुत भड़का हुआ है। मोदी जी आए, मोदी जी का ऑब्वियसली मूड ठीक नहीं था, उन्होंने पैट कमिंग्स को कप पकड़ाया और एकदम से चले गए। और आप अगर वो वीडियोस देखें कि पैट कमिंग शक्ल ही देखता रह गया उनका, वो खड़ा हुआ बेचारा उसको लेके कि शायद कोई कुछ अप्रिसिएशन करेंगे, कोई बात कर। मोदी जी एकदम उतर के चले गए। अब इसके ऊपर भी बड़ा एतराज आया, तो जरा बताइए। ये गलत है। देखें, आप वीडियो को पूरा देखें। अच्छा, मोदी साहब आए, उनके साथ उनका वाइस प्राइम मिनिस्टर था, ऑस्ट्रेलिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, वो दोनों आए। उन्होंने उसको ट्रॉफी दी, उसको अप्रिशिएट किया, वेल डन व्हाटएवर। फिर उसके बाद वो दोनों कहाँ गए? आपने देखी वीडियो? आप कहाँ गए थे वो लोग? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। टर्न करके वो वापस जा रहे थे। नहीं, कहाँ गए वो? आप दोबारा वीडियो देखिए। लोगों ने इसका बात का बतंगड़ बनाया है, गलत बनाया है। मोदी साहब वहां से टर्न हुए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को देखे ऑस्ट्रेलियन लड़कों के पास चले गए। आप फिर से देखिएगा पूरी क्लिप। फिर जाके ऑस्ट्रेलियन लड़कों से, हाँ, उन्होंने जाकर हर ऑस्ट्रेलियन लड़के से हाथ मिलाया, उनको अप्रिशिएट किया। और कमिंग्स जो है वहां खड़ा हुआ ट्रॉफी के साथ इंतजार कर रहा था। उसकी एक पिक्चर होती है चैंपियंस की, वो चैंपियंस की तस्वीर बनाने के लिए ट्रॉफी के साथ उन लड़कों का इंतजार कर रहा था जिनसे मोदी साहब और उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो हाथ मिलाने गए थे। वो उनको, आप फिर से दोबारा देखिएगा क्लिप को, वो गए हैं उधर से जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लड़कों से हाथ मिलाया है और उनको अप्रिशिएट किया है, वेल डन व्हाटएवर। और वो लड़के फिर एक एक हाथ मिलाकर जो है ना भाग कर आना शुरू हो गए थे। तो कमिंग्स वाज ट्रॉफी लेने के बाद वेल डन व्हाटएवर कहने के बाद वो देख रहा था कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं। वो गए, लड़कों से मिले। तो मैंने जब ये चीज पढ़ी और देखी सोशल मीडिया में, हंस रहा था। मैंने कहा ये खामखा बात का पतंगड़ बनाया गया है। मोदी साहब ने वो ऑस्ट्रेलियन लड़कों के पास ही गए थे, उनको बारी बारी जाकर उन्होंने अप्रिशिएट किया। व्हाट एल्स, एक इतना बड़ा आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर, वो और क्या करेगा जाकर? वो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, वो जाके कर रहा था।
तो उसका एक बात का गलत बतंगड़ बनाया गया, दैट इज रॉन्ग। मैं अच्छा, यहाँ अच्छा, पर alright. टोटल मोदी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं जी सर, मोदी जी का बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। एक तो इतना बड़ा इवेंट भी कराना और जो है बड़ी बात है एक ऐसे कंट्री में आप इतना दुनिया को आपने अट्रैक्ट किया, इतनी जबरदस्त आपने गेम कराई, दैट इज। अच्छा सर, आपके लिए कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जी एक तो क्वेश्चन आपके लिए अहमद साहब ने भेजा है और वो कह रहे हैं जी कि आपको क्यों लग रहा था, आपको क्या लग रहा था कि इंडिया जो है अपनी ट्रेडिशनल अग्रेसिव गेम नहीं कल खेल रहा था, उसकी क्या वजह थी? वो तो खैर आप कुछ तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि ये बैटिंग पिच नहीं थी, बट स्टिल इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। ठीक, अहमद साहब, बात असल ये है कि कल जो है एक तो मुझे ये था, बहुत डर लग रहा था कि जी जब इतने बड़ी टूर्नामेंट में कोई टीम ऐसे जीतते हुए चली जाती है ना, उसको कहीं ना कहीं झटका लगता है। मुझे डर था कि कहीं फाइनल में ना। और सेकेंडली जो अभी आपने मैडम ने बात की है कि ये पिच जो थी इतनी फ्रीली खेलने के लिए नहीं थी, जो कि खुद इंडिया ने बनाई थी। तो वो कह सकते हैं आपकी जो इंडिया ने पिच बनाई, वो कह देते हैं कि बैटिंग ट्रैक बना दो, अच्छा है, वो 350 करते, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी 350 नहीं, करने उनका पूछने का मतलब ये है सर कि ये बहुत डर डर के कल खेल रहे थे, बहुत फ्रीली, या जैसे इनकी एग्रेसिव गेम है वैसे नहीं खेल रहे थे। उसकी क्या वजह? डर गए थे ऑस्ट्रेलिया से? क्या हुआ था? उनके टॉप के लड़के आउट हुए ना, गिल भी आउट हुआ, फिर रोहित आउट हुआ, फिर कोहली आउट हुआ, वहां से वो अंडर प्रेशर आ गए। तो वो बाय द टाइम वो विकेट को देखकर टीम इनिंग्स बिल्ड करना चाह रहे थे, एक पार्टनरशिप लगाना चाह रहे थे, मगर उसमें कामयाब नहीं हुए और उसी के अंदर वो अंडर प्रेशर आ गए। जी अच्छा, मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है कि आपके बच्चों में से कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और अगर खेलना चाहेगा तो आप उनको क्या टिप्स देंगे? देखिए, मैं अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाया हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो क्रिकेट खेलें। हमारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम देखिए, मोइन खान का बेटा खेलता है ना, उसके लिए एक मुसीबत हुई हुई है। वो जब खेलने जाता है तो उसके ऊपर सिफारिशें, पर्ची, ये आवाजें लगनी शुरू हो जाती हैं। वो मेरा शागिर्द ही है, जो मोइन का बेटा आजम है, वो मेरे पास 2-3 साल आया जब वो छोटा सा था। तो वो मिलता है मुझे क्लब में, हम जब जिम में जाता हूँ तो वो बेचारा इसी बात पे कहता है, सर अब मुझे तो है बस वो टैग कर दिया कि मैं सिफारशी हूँ। तो हमारे बच्चों के साथ ये बड़ा इश्यू हो जाता है। तो मैं और आपको, या तो आप वसीम अकरम जैसे बड़े बॉलर हों, इंजमामुल हक या मियांदाद जैसे बड़े बैट्समैन हों, अब्दुल कादिर जैसे आप स्पिनर हो, तो मैं बेटे को बोलूँ कि जाओ खेलो। मैं तो एक नज़र में आपको बता दूंगा इस लड़के में कितना टैलेंट है या नहीं। अगर कोई लड़का खेल रहा हो तो आप मुझे खड़ा कर दें। कई दफ़ा जब मैं कोचिंग करता था, जब अंडर 19 में था, तो अंडर 19 की कोचिंग करता था, मैं बच्चों को सिलेक्ट करता था, तो उनके पेरेंट्स आके मुझसे पूछते थे, तो मैं उनको साफ बता देता था कि देखें जी, इसको पढ़ाई पे लगा दें, इसमें वो वाला टैलेंट नहीं है जो वाव वाला फैक्टर होता है और हम उसको ले जाएं और ये वसीम अकरम बन जाए, वकार यूनुस बन जाए ना। ये बेचारा एक एवरेज है। अगर ये नहीं आ सका तो ये फिर इसकी पढ़ाई भी जाया हो जाएगी। कई बच्चे मुझे मिलते हैं, मैंने 20 साल कोचिंग की यहाँ पे क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान में। शान मसूद जो है वो मेरा शागिर्द है, 6 साल, जो अभी कप्तान बना है, 6 साल वो मेरे साथ उसने कोचिंग ली है। तो मैं बच्चे को देख के पहचान सकता हूँ कि वो इसमें टैलेंट नहीं है। तो मेरे बच्चों में कभी भी इतना एक में जरूर था, बट नाउ ही इज एकेडमिक एडवाइजर इन यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, वहाँ पे एथेंस में। तो वहाँ पर वो पढ़ा है। आई एम हैप्पी कि वो खुश है, अपना काम कर रहा है, उसको अब नहीं फिक्र कि मैं क्रिकेटर बना के नहीं बना। तो हमारे बच्चे जो है ना, टेस्ट क्रिकेटर्स के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जी ठीक है सर, इसमें आप अच्छा, मैं जिस तरह बोलता भी हूँ ना, मैं बोलता बहुत हूँ ना, तो वो मेरी दुश्मन भी बहुत होंगी, तो मैं उनको उस तरफ जाने ही नहीं देता। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, आप इसमें बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मेरे बेटे का भी बड़ा पैशन था सॉकर खेलने का। मैंने भी उनको देख के कहा, मैंने कहा बेटा जी, जो मैंने आपकी गेम्स देखी हैं, आपके अंदर बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, तो आप पढ़ाई करें प्लीज। जो है तो वो ही रियली फेल्ट वेरी बैड के क्रिकेटर बन जाए। जी, वो कहता है यू आर माय मॉम एंड यू आर स्पीकिंग लाइक दिस। मैंने कहा जी, मैं हर एक बच्चे को कहता हूँ, बेटा आप वीकेंड क्रिकेटर बन जाओ जी, सैटरडे संडे को खेलो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, प्लेयर बनाओ। देखिए यार, वसीम अकरम हो तो आपको यार जाओ खेलो, बस आप तो जाके बस वकार यूनुस हो, इंजमाम हो, ऐसा नजर आ जाता है। जी जी बिल्कुल, बस मैंने भी उसको यही कहा। मैंने कहा 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उसमें से 16 से 17 लड़कों ने सिलेक्ट होना है। अब मार्जिन तो देखें है ही नहीं। वही मेरे बेटा साहब भी सिलेक्ट हुए तो गए। जी, मेरे बेटा साहब भी मुझे कहते थे लुक एट मेसी, लुक एट रोनाल्डो। मैंने कहा वो एक ही दुनिया में मेसी है, एक ही रोनाल्डो है, एंड यू आर नॉट वन ऑफ देम, तो तुम पढ़ाई करो।
तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, टैलेंट नजर आ जाता है सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, एक हम अब यहां से जो बात लेके आगे जाना चाहते हैं, आज बहुत ज्यादा वही जो इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है, बस एक मैच हार गए तो बैशिंग आना शुरू हो जाती है। तो आज इंडियन टीम को बहुत ज्यादा जो है इंडियंस बातें कर रहे हैं, उनके जो एंकर्स हैं जो टीवी पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं घर जाओ, तुम लोगों से नहीं खेला जाएगा, तुमसे नहीं संभाला जाएगा ये। तो उसमें कपिल देव जी ने बड़ी प्यारी बात की है, उन्होंने कहा कि नहीं बॉयज यू प्लेड ब्रिलियंटली, चिन अप। तो आपका इंडियन कॉम को इस वक्त क्या कुछ एडवाइस होगा कि भाई लड़के खेले भी तो कितना अच्छा है, एक गेम अगर हारे तो इतना भी बैश ना करो उनको, और ये बड़ी बैड ट्रेडिशन है हमारे इंडिया पाकिस्तान में। देखिए, हम कॉन्फिडेंट की ये बात है कि हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं और हम बहुत ज्यादा, देखें इंडिया जिस तरह खेल रहा था, मतलब आउटस्टैंडिंग खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके हारने का कोई चांस ही नहीं है। उनकी बैटिंग, उनकी सीम बॉलिंग, उनके स्पिनर्स, हर कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा था। इसमें सब उम्मीदें वापस हो गई थी, मगर हम वही ना इमोशनल लोग हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो हमने कहा कि चलो जी अब तो वर्ल्ड कप तो हम सकता, तो हमारे फिर जज्बात जब खराब होते हैं विद इन 2 आवर्स, मतलब 3 घंटे में वो हारे हैं, और 3 घंटे के बाद पूरी कौम जो है बेचारे इंडियंस जो है उस टीम के पीछे पड़ गए। वो कपिल देव ने बिल्कुल सही कहा, दे प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी क्रिकेट खेले, मगर फिर एक दिन खराब होता है और वो दिन जो था फाइनल का था, दैट इज बैड लक। जी अच्छा सर, आपकी बस एब्सोल्युटली लास्ट में मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि सॉरी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि इंडियन टीम एज अ यूनिट खेली है, आपको पाकिस्तान के जो लड़के हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा होएगा? पीसीबी को आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई अब भी खुदा के लिए 3 टीम्स बना लो, ओडीआई की डिफरेंट, टेस्ट की डिफरेंट, टी20 की डिफरेंट, कुछ लड़के तो सब में खेलेंगे लेकिन वो बनाएं, और क्या स्ट्रैटेजी अब लेके जो आने वाले मैचेस हैं उनके लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रहा है, जो वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो अब क्या इनको स्ट्रैटेजी लेके आगे चलने की जो है वो जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना सिस्टम दोबारा वो वाला लेके आना पड़ेगा जो आज से 5-6 साल पहले चल रहा था, जिसकी वजह से हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, फिर 2019 में यूनुस खान जीता टी20 का वर्ल्ड कप, फिर सरफराज जीता चैंपियंस ट्रॉफी। तो हमारे एक सिस्टम था, सारे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, ये हमें दोबारा लेके आना पड़ेगा। अब देख रहा हूँ कि मैं, जैसे हारिस ने कहा, हारिस रऊफ ने, कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहता, तो फिर आप दूसरी लीग्स भी खेल लेना जाए, अगर इसलिए कि आपको फिटनेस की जरूरत है। अब हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो होना चाहिए जून जुलाई में जो टी20 वर्ल्ड कप है। उस टी20 वर्ल्ड कप में मैं तो बहुत डर रहा हूं कि शाहीन को फिटनेस प्रॉब्लम ना हो जाए। हमें इन लड़कों को प्रिजर्व करना है कि थोड़ा सा एक उनका जो वर्कलोड है उसको डिवाइड करना है, ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए, देखिए एक वर्ल्ड कप हम जीतेंगे ना, दोबारा हमारा बूम हो जाएगा, जिस तरह के इंडिया में हो रहा है ना, उसी तरह वो एकदम से वाह वाह जी हम तो वर्ल्ड कप में, हम तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो हमें कंसंट्रेट करना है, मगर मजे की बात यह है कि पीसीबी को खुद नहीं पता कि वो कितने दिन रहेगा। वो उनको तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिला हुआ है, वो तो केयर टेकर्स हैं। तो अगर जब नई टीम जीतती है, कोई भी पार्टी जीतती है, उसका बंदा आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक इश्यू है, इसको सबसे पहले तो हमने रिजॉल्व करना है। अभी इन्होंने हफीज को बनाया है, वहाब रियाज वगैरह को बनाया है, कल नया बंदा आकर उनको हटा देगा तो फिर क्या होगा? मगर मैं तो इसी बात पे जोर दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टी20 वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी करें, उसके 1-2 टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं, अभी पीएसएल होगा, उससे भी आपको लड़के मिलेंगे, और मेक श्योर कि जो आपके इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, जिसमें आपका शाहीन है, हारिस है या नसीम शाह हैं, ये सारे हमारे बड़े मेन प्लेयर हैं, बाबर है, रिजवान है, ये फिट रहें, अनफिट ना हो वर्ल्ड कप से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा एक टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। यानी कि अब लड़कों के साथ जरा प्यार से चलो भाई, इतना भी उनको जो है वो ओवरबर्डन ना कर दो और इतना प्रेशराइज ना कर दो। खेलने चले जाते हैं ना, अब वो दुनिया भर में अगर वो क्रिकेट खेलने जाएंगे तो ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो उनको पर लोड पड़ेगा जिस्म पे, तो वो अनफिट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको देखे, पैसा भी अट्रैक्ट करता है ना, अगर उनको 30-40 हजार डॉलर मिल रहे हैं, जाकर 2 हफ्ते के लिए खेल के आ जाओ, वो तो खेलने चले जाते हैं पैसों के खातिर, मगर फिर वो जिस्म पे लोड भी पड़ता है। ये चीज मैनेज करनी है क्रिकेट बोर्ड को, कि ये किसी तरह लड़कों को समझाना है कि बेटा हमारे लिए वर्ल्ड कप जो है जून में वो इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ चीजें छोड़ें, कुछ चीजें खेलें, तो जिससे आपका वर्कलोड है और आप
फिट रहे फॉर द वर्ल्ड कप। अभी शाइन नहीं था फिट इस वर्ल्ड कप में। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ही इज नॉट 100% फिट। हम क्रिकेट के हिसाब से देखते हैं कि उस तरह वो उसने बॉलिंग नहीं की है जिस तरह के उसको करनी चाहिए थी, तो उससे हमें नुकसान ही हुआ है ना। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बस वो आपकी बात से ना मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन याद आ गया है, और उसके बाद फिर हम जो है आपसे बड़ा हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलेंगे, जाने देंगे। सर आप जो है मतलब आप तंग आ गई हैं मुझसे? नहीं 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 मुझे पता है कि कि इट्स गेटिंग लेट देयर, इट्स गेटिंग लेट देयर, तो इसलिए आप यू आर वेरी वेरी काइंड कि हम आपको जब भी बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं, तो आई मीन आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। अच्छा, आप जो है क्यों नहीं बनना चाहते हैं पीसीबी का हिस्सा सर? आपको इतनी समझ है, इतना कुछ आपको पता है। अभी मैं वो जो है एक दो दफा बीच में मैंने वर्ल्ड कप के बीच में पवेलियन भी देखा, वहां पे भी सारे हमारे सियाने बहुत सारे बैठे हुए थे। तो मैं कहती हूं कि अगर हमारे मुल्क में इतने क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं तो वो फिर क्यों नहीं बनते हैं क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा, जो कि बच्चों को सही तरफ लीड कर सकें? देखें, जो पवेलियन है वो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वहां पे 2-3 लड़के तो वो हैं कि जिन्होंने मैच फिक्स किए थे, तो मैं उन पे बात ही नहीं करना चाहता। तो उनको तो होना भी नहीं चाहिए जी, लड़कों के पास। इसीलिए मैंने कहा बड़े सियाने वहां पे तो बैठे हैं, कुछ सियाने बैठे हैं। सियाने वो इस मामले में सियाने हैं कि उनको दे नो ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, कि किस तरह अंदर बाहर होता है। आपको मैं तो नहीं कह रहा, वो जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट है, अगर कभी चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा आपको, वो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बहुत मजेदार वाकया सुनाऊं कि मैं सिलेक्टर था। तो मैं जब सिलेक्टर था तो मुझे मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कह दिया था, जो क्रिकेट में थे, कि आप 2 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। और मैं 2 महीने और 20 दिन रुका था, इसलिए कि मेरा एक स्टाइल है, मैं किसी और के इंटरफेरेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और आपको यकीन नहीं आएगा, अच्छा मैंने जब सिलेक्टर था तो मिसबाह उल हक को पहली दफा मैंने सेलेक्ट किया था। तो मतलब मैं लड़ा था बाकायदा मिसबाह के नाम से चेयरमैन साहब से कि जी आप इसको रखें जब ये इतना स्कोर करता है। उन्होंने कहा उसकी उम्र ज्यादा है। मैंने कहा उम्र ज्यादा है कोई बात नहीं, 32 का है, मगर ये कि जब उसने इतना रन किया तो उसको चांस तो दें। तो खैर वो बन गया। जो सबसे फनी पार्ट थी कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, तो एक फोन कॉल आई हमारे चीफ सेलेक्टर को, उन्होंने बात करनी शुरू की बाजी बाजी करके। तो मैं हैरान था कि बाजी, कौन सी बाजी का फोन आ गया है। मैंने पूछा ये कौन सी बाजी है, तो पता चला कि वो एक बहुत बड़े ऑफिशियल की बेगम है और वो सिफारिश कर रही थी किसी लड़के की। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक खातून, एक किसी की बेगम जो है वो बड़े ऑफिसर की, वो आकर किसी लड़के की सिफारिश करें और वो लड़का कुछ नहीं खेला हुआ था, तो अब बताएं कि कैसे हो सकता है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मेरी 2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट चलती रही, बहस चलती रही। फिर जाके हमने बोला कि मैंने एक शर्त लगाई कि जी मैं इसको खिलाऊंगा नहीं, मैं इसको 12th मैन बना दूंगा। मैं भी अब सरेंडर कर गया। मैं कहा 12th मैन बना दूंगा मगर खिलाऊंगा नहीं। तो मतलब मेरी ये नेचर है। तो उसकी वजह से जो है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं उधर जाऊं। मेरी एक जॉब चल रही है सुकून से, आराम से, तो मैं जाऊं उधर 2 महीने बाद मुझे हटा देंगे, मेरी लड़ाई हो जानी है और फिर उसके बाद फिर क्या फायदा। अच्छा जी, ठीक है सर, आपको नौकरी देनी पड़ेगी। अच्छा जी नहीं सर, आप कनाडा आ जाएं बिल्कुल जरूर। हमारा तो इट्स गोइंग टू बी अ प्लेजर कि आप जैसा लेजेंड हमारे साथ काम करें। हम तो जाके शो ऑफ करेंगे सारे कनाडा में, है ना। चले आप करें, मुझे ऑफर दे, मैं आ जाता हूँ। अच्छा जी, मुझे तो देखें सर्दी के अलावा बाकी सब चलेगा। जी जी तो आपने भी हमारे साथ जो है टेस्ट खेलना है, बस गर्मियों में खेलना है, उसके बाद सर्दियों में आपने नहीं खेलना। ठीक है, ऑलराइट सर। अच्छा सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत हमने जो है क्रिकेट की इनसाइड आउट सारी बातें की, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आल्सो डिडंट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग। आपने बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली और बहुत कैंडिडली हमसे बात की, जिसके के लिए हम आपसे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हम अब सोचते हैं कि जैसे जैसे अब कोई बड़े इस तरह के मैचेस आएंगे, हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठाएंगे। हमारे बहुत सारे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियन जो हैं दर्शक जिनको हम बोलते हैं, वो भी आपका सुनना चाहते हैं कमेंट्स और एनालिसिस। एंड द प्लेजर इज एब्सोल्युटली आवर्स दैट वी केम अक्रॉस यू, और आपने हामी भरी हमारे साथ बात करने की, अपने टाइम में से वक्त निकाला और हमसे बात की। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा प्लेजर इज ऑल माइन, और थैंक यू वेरी मच। यू कैन इनवाइट मी एनी टाइम, जब भी आपको जरूरत हो मेरे कमेंट्स की तो जरूर लें। आई लव टू डू दैट। और बातें करना का
सोचा नहीं था कि नौकरी मिलेगी, तो बातें करने की नौकरी मिल गई है तो लोगों के साथ। और यही वजह है कि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ओपन हूं, जिसके वजह से मैंने बोला ना, अपने बच्चों को मैंने क्रिकेट खेलने नहीं दी। हर कोई दुश्मन है, वो मेरे बच्चे का तो हशर नशर कर देगा क्योंकि नजदीक नहीं आने देगा पिच के। तो इसलिए तो थैंक यू वेरी मच। व्हेनेवर यू नीड मी आई विल बी अवेलेबल। सर थैंक यू वेरी मच, दैट्स योर ग्रेटनेस। हम बहुत, मैंने अगेन का हाथ जोड़ के आपसे थैंक यू बोलते हैं, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे। वी आर श्योर कि आप सब लोगों ने बहुत हमारे साथ एंजॉय किया होगा सिकंदर बख्श साहब के एनालिसिस और उनकी गर्मा गर्म बातें। बट अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए, एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू।